एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया क्लासेस। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है टैक्स रेट। हम लोग अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आज इनकम टैक्स की आपकी 4th क्लास है, जिसमें कि हम टैक्स रेट, बचे हुए टैक्स रेट डिस्कस करेंगे। वैसे हमने अपनी पिछली क्लास में टैक्स रेट की बात कर ली है। पिछली क्लास में हमने टैक्स रेट की बात कर ली है और पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको पहले हम 5 मिनट रिवाइज करेंगे, देन फिर आगे इस क्लास में प्रोसीड करेंगे। हमने पिछली क्लास में बात करी थी टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड BOI। तो बताइए भाई, इनके लिए टैक्स रेट क्या थे? अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और उसके अबव अगर इनकम जाती है तो 30% का रेट रहेगा। ठीक है, इसमें 2 एक्सेप्शन थे। अगर इंडिविजुअल है और वो रेसिडेंट है, कैसा है? रेसिडेंट है, जिसकी एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 ईयर्स होती है, तो उसे हम सीनियर सिटीजन कह रहे थे। और सीनियर सिटीजन के केस में जो बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट थी वो आपकी कितनी हो जा रही थी बेटा? 3 लाख हो जा रही थी। इसी तरीके से अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल की एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो जा रही थी तो उसे हम सुपर सीनियर सिटीजन कह रहे थे। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट है वो 5 लाख हो जा रही थी। तो उसके लिए स्लैब क्या हो जा रहा था? अप टू 5 लाख नील, 5 टू 10 20%, 10 से अबव अगर जाएंगे तो 30% का था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि अगर जैसे मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, वो उनका बर्थडे 1/4/2019 को 1/4/2019 1/4/2020 को वो अपना 80th बर्थडे मना रहे हैं। 1/4/2020 को वो अपना 80th बर्थडे मना रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर प्रीवियस ईयर 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की इनकम की बात हो रही है, तो इस प्रीवियस ईयर के दौरान में क्या वो सुपर सीनियर सिटीजन होंगे या नहीं? देखिए, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बनने के लिए कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर के दौरान किसी भी दिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसकी एज 80 इयर्स हो जाएगी तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम अगर 60 इयर्स हो जाएगी तो सीनियर सिटीजन मान लेंगे, 80 इयर्स हो जाएगी तो सुपर सीनियर सिटीजन मान लेंगे। अब हमारा प्रीवियस ईयर था जो एंड हो रहा था 31 मार्च 2020 को, और वो अपना बर्थडे मना रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को। उनका बर्थडे कब है? 1 अप्रैल 2020 को। तो उनका जो 80th बर्थडे है वो 1 अप्रैल 2020 को है, मतलब 1 अप्रैल 2020 को 80वां बर्थडे मना रहे हैं। तो बताइए, क्या प्रीवियस ईयर 1920 के दौरान वो सुपर सीनियर सिटीजन है या नहीं है? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि उनका जो 80 ईयर्स के हो रहा है वो 1 तारीख को हो रहे हैं, 1 अप्रैल को। बेटा ध्यान दीजिएगा, वो 1 अप्रैल को 80 ईयर्स के नहीं हो रहे हैं, 80 ईयर्स के वो पूरे हो गए हैं 31 मार्च को। 1 अप्रैल को तो उनकी जो एज है 80 इयर्स 1 डे। अब ऐसे समझिए, एक बच्चे की बर्थ होती है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 को बर्थ होती है, तो ये अपना बर्थडे कब मनाएगा? 1 अप्रैल 2020 को अपना बर्थडे मनाएगा। हाँ या ना? बट अगर मैं कहूं 1 अप्रैल 2020 को उसको कितनी एज हो गई है, तो देखो बेटा, उसकी जो एज है ना वो 31 मार्च 2020 तक, यहां से यहां तक उसकी 1 साल कंप्लीट हो गई है। जब वो 1 अप्रैल को अपना बर्थडे मना रहा है ना, तो वो 1 साल 1 डे का हो गया, 1 ईयर 1 डे का हो गया। तो इसी तरीके से जब ये अपना 80th बर्थडे मना रहे हैं ना 1 अप्रैल 2020 को, इसका मतलब ये है कि वो 31 मार्च को 80 इयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। कंफ्यूजन होता है, कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है, गवर्नमेंट ने इस पे क्लेरिफिकेशन भी दिया और नोटिफिकेशन क्लेरिफिकेशन भी आया हुआ है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 1/4/2020 को अगर वो अपना
80th या 60th बर्थडे मना रहे होंगे तो 31 मार्च को हम मानेंगे कि उनके 80 या 60 ईयर्स क्या हो चुके होंगे, पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, तो हमने टैक्स रेट इंडिविजुअल के लिए बात कर ली थी। अच्छा, टैक्स रेट को बात करने से के बाद हमने बात करी थी आपके साथ में, एक हमने सरचार्ज की बात करी, और इसी के साथ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया मार्जिनल रिलीफ का। तो सरचार्ज में हमने क्या कहा था, अगर इनकम 50 लाख तक है तो नील अप टू, और 50 लाख टू 1 करोड़ सरचार्ज पड़ रहा था 10% से। तो जैसे ही आप यहां पर 50 लाख 50,000 या 52 लाख के बीच में, मैं अप्रॉक्स फिगर ले रहा हूं, अगर इनकम आपकी टोटल इनकम इस बीच में होगी तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो आपको यहां मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा, मतलब जब जैसे ही 50 को क्रॉस करेंगे 1 करोड़ तक, फिर 50 को क्रॉस कर गए ना हम, 51 52 को क्रॉस कर गए, 53 54, फिर 1 करोड़ तक आपको मार्जिनल रिलीफ दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे वो टैक्स पूछ रहा है, इनकम है 55 लाख, मार्जिनल रिलीफ चेक मत करिए। इनकम है 98 लाख, मार्जिनल रिलीफ चेक नहीं करिए। 1 करोड़ तक आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आ रहा था 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, और अबव 5 करोड़ 37%। और ये जो भी टैक्स थे ये बेसिक ऑन बेसिक टैक्स, जो बेसिक टैक्स था उसके ऊपर ही आपका टैक्स निकलना था। तो जब जब आप 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ की लिमिट को जस्ट क्रॉस करोगे ना, तो वहां पर आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आपका मार्जिनल टैक्स आपकी मार्जिनल इनकम से ज्यादा ना हो। जैसे आपकी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, तो 1 करोड़ तक का आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालना पड़ेगा। तो 1 करोड़ पे जो टैक्स था और 1 करोड़ 1 लाख पे जो टैक्स निकालोगे, तो 1 करोड़ से इनकम कितनी बढ़ी 1 लाख, तो मार्जिनल इनकम हो गई 1 लाख, लेकिन टैक्स 1 लाख से अगर ज्यादा बढ़ रहा होगा ना, तो फिर उसे हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 1 लाख तक। मतलब मार्जिनल टैक्स आपका मार्जिनल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें डिस्कस करी हुई हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको चेक कहां कहां पर करना है कि यहां पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ सकता है, जब हम इन लिमिट्स को 50 लाख की लिमिट को, 1 करोड़ की लिमिट को, 2 करोड़ की लिमिट को या 5 करोड़ की लिमिट को जस्ट क्रॉस कर रहे होंगे, तब वहां पर आपको चेक करना होगा कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ सकता है। फिर हमने सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ की बात कर ली, फिर हमने रिबेट की बात करी थी अंडर सेक्शन 87A। सबसे पहली बात इसमें थी कि रिबेट मिलेगा एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का भी जो फायदा मिल रहा था वो रेसिडेंट को मिल रहा था, ध्यान रखिएगा। तो मिलेगा एक रेसिडेंट को जिसकी टोटल इनकम, ध्यान देना बात किसकी कर रहे हैं, टोटल इनकम, मतलब डिडक्शन के बाद जिसकी टोटल इनकम लेस देन है और इक्वल टू है 5 लाख। एक जो क्वेश्चन में कर रहा था जिसमें टोटल इनकम मैंने 4,90,000 ली थी, कहा आपसे 4,90,000, लेकिन बाय मिस्टेक वो 5,90,000 लिख गई थी, बट कैलकुलेशन पूरा 490 के हिसाब से हुआ था, तो ध्यान रखिएगा उस बात को, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा वहां पर पिछली क्लास में। ये बात आपको समझ में आ गई। तो टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है और वो रेसिडेंट है, और हाँ एक बात और ध्यान देना है कि अगर उसकी टोटल इनकम में 112A वाला कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब उस पे जो टैक्स बन रहा होगा ना वो पड़ेगा ही पड़ेगा, उस पे रिबेट नहीं मिलेगा। अब ये 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा आगे हम टैक्स रेट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बातें हमने अपनी पिछली क्लास में कर दी थी। आज की क्लास में अब कॉन्सेप्चुअली कुछ ज्यादा खास बातें नहीं है, बस याद रखना, हाँ थोड़ी सी है, हम देखेंगे। अब आप देख लीजिए जरा,
ये आ जाइए आप, केवल रेट याद रखने हैं, कोई यहाँ पर हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। करंट टैक्स रेट इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट 30% का है, 30% का है। सरचार्ज 12% का है अगर इनकम एक्सीड करेगी 1 करोड़ पे, सब्जेक्ट टू द बेनिफिट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। 1 करोड़ से अगर जस्ट क्रॉस करेगी तो वहां मार्जिनल रिलीफ की सिचुएशन आ जाएगी, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स रेट इन केस ऑफ फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, तो 30% का टैक्स पड़ना है टोटल इनकम पे, 12% का सरचार्ज पड़ना है कि अगर टोटल इनकम एक्सीड करेगी 1 करोड़ से, और मार्जिन रिलीफ का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के टैक्स रेट की बात करें तो कंपनी अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी में हमें 17-18 का टर्नओवर देखना है। सर टैक्स रेट तो हम 19-20 के लिए देख रहे हैं, बट हम 17-18 का टर्नओवर देखेंगे उस डोमेस्टिक कंपनी का, कि 17-18 के दौरान अगर उसका टर्नओवर की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ से कम है या 400 करोड़ तक है, लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, तो 19-20 की इनकम पे जो टैक्स पड़ेगा ना वो 20% ऑफ टोटल इनकम पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? और बाकी किसी भी केस में अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो टैक्स रेट है आपका 30% का। यहां पर अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो कह रहे हैं स्पेसिफाइड रॉयल्टीज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज received from government or and an Indian concern under an approved agreement made by the company with government। गवर्नमेंट से अगर आपको कोई रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर मिल रही है, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई कंपनी है वहां से अगर आपको मिल रही है, तो उस पे जो आपका टैक्स पड़ेगा, उस इनकम पे जो आपका टैक्स पड़ेगा 50% का। बाकी सारे केसेस में फॉरेन कंपनी अगर आप हैं तो आपको जो टैक्स रेट है वो 40% का है, ठीक है। फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज की भी 2 लिमिट है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक है, तो सरचार्ज पड़ना है, सॉरी डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज पड़ना है 7% का, और अगर 10 करोड़ को क्रॉस करेगी तो सरचार्ज पड़ना है 12% का। अगर आप फॉरेन कंपनी हो जाएंगे तो 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से एक्सीड करेगी 10 करोड़ तक सरचार्ज पड़ेगा 2% से, और बाकी सरचार्ज पड़ेगा उसके ऊपर अगर इनकम जाती है तो 10% से। अगेन मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ वुड ऑल्सो बी अवेलेबल टू दोज कंपनीज विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट 115 जेबी। अगर मैट के तहत भी अगर आप टैक्स दे रहे हो और तब भी आप पे अगर सरचार्ज पड़ रहा है, सरचार्ज पड़ेगा, तो वहां पर भी आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगा। इन केस वेयर बुक प्रॉफिट एक्सीड 1 करोड़ और 10 करोड़ रिस्पेक्टिवली। सर जब मैट में हम दे रहे होते हैं टैक्स तो बुक प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे होते हैं, किस पे दे रहे होते हैं? बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट पे अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो वहां पर भी सरचार्ज पड़ेगा, तो वहां पर भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है तो उन पे टैक्स रेट क्या है कि व्हेन द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड टू ₹10,000 तो 10% ऑफ टोटल इनकम, 10,000 से 20,000 तो 20%, और 20,000 से ज्यादा है तो 30% का टैक्स रेट रहेगा। कह रहे हैं द अबव रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2019। However, in respect of certain type of income as mentioned below, the Income Tax Act 1961 has prescribed the rate। जो बाकी के रेट थे वो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से थे, किसके हिसाब से थे? फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। लेकिन नीचे अब जो हम रेट्स की बात कर रहे हैं ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में रेट गिवन है। कुछ रेट हमारे किस में गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट है ये, कह रहे हैं 112, कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 ए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 2 सेक्शन है, 112 एंड 112 ए। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 2 सेक्शन है, 111 ए, और बाकी सेक्शन में नहीं, बाकी के जो होंगे वो स्लैब रेट से चले जाएंगे। किससे चले जाएंगे? स्लैब रेट से। तो इस तरीके से कैपिटल गेन के 2 सेक्शन हो गए, 3 हो गए सेक्शन।
दो हो गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, एक हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, और जो इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे वो स्लैब रेट से, जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स होती है वैसे टैक्स होते हैं। तो 112 की अगर बात करें तो 112 कहता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़कर बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे तो वो 20% से टैक्स होंगे। किससे टैक्स होंगे? 20% से टैक्स होंगे। मतलब फिर स्लैब नहीं चलेगा। देखिए बाकी पूरी इनकम पे स्लैब चलेगा, इन पे 20% का रेट चलेगा। सर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे एक सिचुएशन लेते हैं यहां पर, एसएससी की जो टोटल इनकम है, वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन में, टोटल इनकम है एसएससी की, एसएससी मिस्टर ए है जिसकी एज है 40 इयर्स, और मान लीजिए उसकी टोटल इनकम में कैपिटल गेन एलटीसीजी है 2,60,000 रुपए का, और अदर इनकम है 1,50,000। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 4,10,000। कितनी हो गई? 4,10,000 की। यस और नो? अब देखिए क्या कहानी होगी, इसको समझिएगा। हम स्लैब का फायदा देंगे। अब यहां सीधे हम स्लैब 2.5 लाख का फायदा नहीं देंगे, नहीं। अब यहां पर क्या होगा कि जो स्लैब है 2,50,000 का, पहले उससे अदर इनकम को एडजस्ट करेंगे 1,50,000। अभी मेरा अनएग्जॉस्टेड स्लैब बच गया। अभी मेरा स्लैब क्या हो गया बेटा? बच गया। तो स्लैब मेरा कितना बच गया? 1,00,000 रुपए का स्लैब का बेनिफिट बच गया। तो इससे हम एलटीसीजी को एडजस्ट करेंगे कितना? 1,00,000 रुपए। तो अब स्लैब एग्जॉस्ट हो गया। अब मेरा एलटीसीजी कितना बचा? एलटीसीजी कितना बचा? एलटीसीजी बचा 2,60,000 का था, माइनस स्लैब से एडजस्ट हो गया 1,00,000 रुपए, तो 1,60,000 का बचा। तो इस 1,60,000 पे जो टैक्स पड़ेगा वो 20% हिसाब से 32। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? सर यहाँ आपने मार्जिन रिलीफ की बात, सर यहाँ पर आपने रिबेट की बात नहीं करी। मैं अभी उसकी बात नहीं, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बाकी बातें अब हम ये जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं कैपिटल गेन में करेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि एलटीसीजी है जो, तो एलटीसीजी या एसटीसीजी 111A वाले अभी आगे पढ़ेंगे, या 112A वाले, तो अगर ये हमारी इनकम में ये चीजें हैं तो जो स्लैब है ना, पहले अदर इनकम से हम स्लैब को एडजस्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई स्लैब अगर बच जाएगा तो इन इनकम से एडजस्ट करेंगे। भाई एसएससी तो ये चाहेगा भाई इसका टैक्स रेट ज्यादा है, पहले स्लैब इससे एडजस्ट कर दिया जाए। भाई अगर इस बात पे कुछ ना कहा गया होता तो मैं क्या करता कि जो आपका स्लैब था 2,50,000 रुपए का, ये पहले मैं एलटीसीजी से एडजस्ट कर देता। एलटीसीजी मेरा कितने का था? 2,60,000 का, तो 250 का यहां से एडजस्ट हो जाता। 10,000 का एलटीसीजी बचता, जिसको मैं 20% से टैक्स कर देता 5,000, और बाकी जो अदर इनकम बचती, अदर इनकम कितनी थी? 1,50,000। वो 1,50,000 को अदर इनकम को मैं टैक्स कर देता 5% के हिसाब से, स्लैब रेट 5% है, तो 7,500। तो मेरा टोटल टैक्स कितना बनता? 12,500। यहाँ पर टैक्स कितना बन रहा है? 32,000। तो क्या ध्यान देना है, लॉ क्या कहता है, कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि आप जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ये तीन अगर कैपिटल गेन है, इन पे स्पेसिफिक रेट है। ठीक है, तो इनसे इनको हम स्पेसिफिक रेट से टैक्स करेंगे। बट अगर कोई स्लैब बाकी बच रहा होगा, अनएग्जॉस्टेड बच रहा होगा, अदर इनकम कम थी जो पूरी स्लैब में एडजस्ट नहीं हो पाई, तो अगर बच रहा होगा तब इनको एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज पहले स्लैब से हम अदर इनकम को एडजस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी हम कैपिटल गेन के चैप्टर में इस बात पे क्वेश्चन और करेंगे। फिर एक रेट आ गया 112A।
कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। देखिए क्या ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट कौन सा है, एसेट कौन सा है, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, इक्विटी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये आपके एसेट हैं और इन एसेट के, एसेट कैसे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हैं, इनको ट्रांसफर करते हो अगर आप, और देखिएगा इक्विटी शेयर के केस में खरीदते समय और ट्रांसफर करते समय, एक्विजिशन के समय और ट्रांसफर करते समय, दोनों समय एसटीटी पेड होना चाहिए। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आप शेयर मार्केट से शेयर्स को खरीदते या बेचते हो, सिक्योरिटीज को खरीदते हो बेचते हो, तो हम पे एक टैक्स पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, प्यार से एसटीटी बुलाते हैं। तो एसटीटी खरीदते समय भी पे किया जाना चाहिए और बेचते समय भी पे किया जाना चाहिए इक्विटी के केस में। और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट के केस में ट्रांसफर के समय एसटीटी पेड होना चाहिए, ट्रांसफर के समय एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो नॉमिनल रेट से टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। और उसमें एक चीज और है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक का है, कितना है बेटा, 1 लाख रुपए तक का है, तो हम उसे एग्जेम्प्ट करेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस वजह से हुआ है, इक्विटी शेयर ऑफ एनी कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की वजह से। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है और जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई, एसटीटी पेमेंट वाली, मतलब शेयर्स के लिए दोनों समय पे और बाकी के लिए ट्रांसफर के समय अगर एसटीटी पेड है, तो हम आपको अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक का है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और 1 लाख से अगर ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उस पे हम 10% से टैक्स लगाएंगे। बेटा ये सेक्शन क्या, पहले एक सेक्शन होता था 1038 कैपिटल गेन में, तो 1038 में क्या होता था कि ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट थी पहले, ठीक है। फिर ये फाइनेंस एक्ट 17 या 18 के द्वारा ये अमेंडमेंट करा गया और उस अमेंडमेंट में शायद 18 के द्वारा ही 18 के द्वारा 17 या 18 के द्वारा ये अमेंडमेंट करा गया। और उस अमेंडमेंट में अब उन्होंने 1038 को वहां से हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब ये एग्जाम नहीं रहेंगे, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर्स पे होता था तो एग्जाम था, अब ये एग्जाम नहीं रहेंगे, अब इन पे टैक्स लगेगा। और टैक्स किस तरीके से लगेगा ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया। हाँ, फाइनेंस एक्ट 18 है, दिया तो है नीचे, फाइनेंस एक्ट 18 के द्वारा। बात समझ में आ गई। तो दो तरीके के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गए, इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर इनको आप ट्रांसफर करते हो तो 112A अट्रैक्ट होगा लॉन्ग टर्म में। और इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर रेट 20% का है। 112A में रेट 10% का है, लेकिन 1 लाख रुपए तक की हमने एग्जम्पशन दी हुई है। 111A बेटा, 111A में जो एसेट है, कैपिटल एसेट, वो सेम है। कौन से, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो इनको अगर आप ट्रांसफर करते हो, बट वो पीरियड कैसा, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, कैपिटल गेन में ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म है, आप इतना समझ लीजिए, कम समय के लिए हमने शेयर होल्ड किए तो शॉर्ट टर्म, ज्यादा समय 12 महीने से कम के लिए तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा के लिए तो लॉन्ग टर्म, इतना समझ लीजिए। तो अगर हमने शॉर्ट टर्म है, अगर हमारे ये शेयर्स तो शॉर्ट टर्म है, तो हम और ये सेम कंडीशन वाले हैं, शॉर्ट टर्म अगर हैं तो आप पे जो रेट पड़ेगा वो 15% का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 15%। लॉन्ग टर्म में 10% का था, 1 लाख की एग्जम्पशन थी। शॉर्ट टर्म में 15% का है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। हाँ, कंडीशन क्या है, द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ आफ्टर 1/10/2004, 1/10/2004 के बाद ट्रांसफर होने चाहिए। और सच ट्रांजैक्शन शुड बी चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीटी उस पर पेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम 111A में टैक्स करेंगे। सर इसके अलावा अगर कोई एसेट है उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, स्लैब टैक्स हो जाएगा। देखिए दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है, ये सिक्योर 112A वाला 10% से, बाकी 20 पे। शॉर्ट टर्म में क्या है, 111A वाला 15% से, बाकी सब स्लैब से। जैसे अदर इनकम टैक्स होंगी उसी हिसाब से ये टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक सेक्शन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, 115BB, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। बी फॉर विनिंग,
तो अगर आपकी कोई विनिंग होती है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम से, गैम्बलिंग से, अगर इस तरीके से आपकी कोई बिलिंग होती है तो उस इनकम पे आपका जो टैक्स पड़ेगा ना वो 30% का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 30% का। और इस पे स्लैब का भी फायदा नहीं मिलेगा बेटा। मजे की बात यह है कि अगर आपका स्लैब अदर इनकम कुछ भी नहीं है और पूरी ये इनकम है ना, तो 30% से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस पे आप 2.5 लाख की इस इनकम से आप अनएग्जॉस्टेड स्लैब को भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक अगला, ये सारे जो रेट है ना, ये कहां पर गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। कहां पर गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट में। अगला सेक्शन है 115 बीबीडीए, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एक्सीडिंग 10 लाख इन एग्रीगेट। वैसे ये दोनों सेक्शन 115 बीबी बिनिंग वाली और 115 बीबीडीए, इन पे और डिस्कशन आगे होगी आईफॉस के हेड में। किसमें होगी? आईफॉस में। तो अगर डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम है, तो वो कितनी है? उस पे जो रेट पड़ेगा 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख तक के डिविडेंड एग्जम्प्ट है। और डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा के हो रहे हैं, एग्रीगेट डिविडेंड अगर 10 लाख से, एक कंपनी से नहीं कई कंपनी का मिला के टोटल पूरे साल के डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा हो जाएंगे, तो जो एक्सेस है उस एक्सेस पे 10% का टैक्स पड़ेगा। चलो पहले हम डिविडेंड की बात कर लेते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए। Section 115 BBDA provides that any income by way of aggregate dividend in excess of 10 lakh, अगर एग्रीगेट डिविडेंड 10 लाख से कम है ना तो एग्जम्प्ट। इन एग्रीगेट डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पर्सन अदर देन। सबके हाथ में टैक्सेबल है, किसको छोड़कर? डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, फंड या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन। तो इनको छोड़कर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, इसके अलावा जो बचा, अगर वो रेसिडेंट है, क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% के हिसाब से हम क्या करेंगे? टैक्स करेंगे। फर्दर टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम एक्सेस ऑफ 10 लाख शैल बी ग्रॉस बेसिस, मतलब उस पर किसी खर्चे का भी हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे। जैसे होता क्या इनकम टैक्स में, अगर कोई इनकम को अर्न करने के लिए आपने कोई खर्चा किया हुआ है तो उस खर्चे का आपको डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन यहां पर डिविडेंड के केस में उस खर्चे का भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ग्रॉस बेसिस पे पूरा का पूरा डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 115 बीबीडीए। नेक्स्ट सेक्शन है 115 बीबीई, अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डीम्ड इनकम। ये आपकी सेक्शन 69A, 69B, 69C में 60% का रेट है। हाँ जी, तो यहाँ पर रेट कितना है? 60% का जो टैक्स रेट है और 25% का सरचार्ज पड़ जाएगा। 60% का टैक्स रेट, 25% का सरचार्ज, 4% का सेस पड़ेगा। तो इस तरीके से इफेक्टिव रेट आ जाएगा 78%। कह रहे हैं नो बेसिक एग्जम्पशन और एक्सपेंडिचर इज अलाउड, कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे, कोई भी बेसिक एग्जम्पशन का आपको फायदा नहीं मिलेगा। फर्दर नो सेट ऑफ, ना ही कोई सेट ऑफ और के लॉसेस अलाउ होंगे। हमने देखा कि अगर पिछले ईयर्स के कुछ लॉसेस होते हैं ना तो वो हमारे आगे सेट ऑफ हो जाते हैं हमारी इनकम से, बट इस इनकम से कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ये हमने बातें कर ली। ये जो टैक्स रेट थे किसके द्वारा गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा गिवन है। ठीक है, अब बेटा क्या कहानी थी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप ये असाइनमेंट कर सकते हो। डिस्क्राइब द एवरेज टैक्स रेट या मार्जिनल टैक्स रेट, ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ये आपके शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। असेसी कौन है पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आंसर्स भी आपके गिवन हैं। अगर किसी में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? टैक्स रेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सारी चीजें हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर ली हैं। अब जो बात बची हुई है थोड़ी सी थ्योरी की बची हुई है। चलो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। इनकम से रिलेटेड जो बातें बची हुई हैं वो हम पढ़ते हैं कि इनकम किसे कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और ये क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इनकम अभी बची हुई थी, मैंने आपसे कहा हुआ था घर में करिएगा। तो इनकम की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिगिन विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स। हमारी जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। Therefore, it is an inclusive definition, not an exhaustive one. Exhaustive नहीं है,
such definition does not confine the scope but leaves room for more inclusion। मतलब उन्होंने डेफिनेशन को कन्फाइंड नहीं किया है, अभी स्कोप है। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी चीज को और हमें इनकम की डेफिनेशन में रखना है तो गवर्नमेंट उसको इनकम की डेफिनेशन में रख सकती है। सेक्शन 224 of the act gives statutory definition of income at present the following item of receipt are specifically included in income। नीचे दिए गए जो रिसिप्ट्स हैं वो आपकी इनकम मानी जाएंगी। कह रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन्स को इनकम मानेंगे, समझ में आती है बात। डिविडेंड को इनकम मानेंगे, समझ में आती बात। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव वीआरएस, कॉन्ट्रीब्यूशन का वीआरएस सॉरी, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन created wholly or partly for charitable or religious purpose or by certain research association, universities and education, hospitals and medical institution। बेटा जो ट्रस्ट होती हैं उन ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है, बेटा कंट्रीब्यूशन मिलता है, डोनेशन। तो वो जो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन उनको मिला हुआ है ना वो भी इनकम मानी जाएगी। देखिए इस बात से ये मत कहना यहाँ पर कि सर वो टैक्स होगी या नहीं होगी। टैक्स होना ना होना वो एक अलग मुद्दा है कि इनकम को हम टैक्स कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मुद्दा ये है कि वो इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो आंसर इज यस, कि कोई ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनको जो डोनेशन मिलते हैं या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको अगर जो डोनेशन मिलते हैं वो डोनेशन उनकी इनकम मानी जाएगी। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17। देखिए सैलरी के रूप में एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट मिलता है और साथ में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो वो जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो बेनिफिट आपके कैश हो सकते हैं, इन काइंड हो सकते हैं। जनरली इन काइंड बेनिफिट को हम क्या कहते हैं, परक्विजिट्स कहते हैं। और प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी कुछ काइंड में भी हो सकता है, मतलब कैश में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं आपको प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के जगह पर कुछ बेनिफिट मिल रहे हो, वो कैश और इन काइंड किसी भी तरीके से मिल रहे हो, वो भी इनकम की डेफिनेशन में आएंगे। एनी स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट अदर देन परक्विजिट इंक्लूडेड अबव specifically granted to the assessee to meet expenses wholly necessary for and exclusively for performance of the duty of an office or employment of profit। मेरी बात समझ में आ गई? कोई अलाउंसेस दिया जा रहा है, देखिए जब भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अगर बेनिफिट इन काइंड दिया जा रहा होगा तो परक्विजिट कहेंगे, इन कैश दिया जा रहा होगा तो अलाउंसेस कहेंगे। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू असेसी टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी कोई अलाउंसेस दिए जाएंगे तो उसे भी इनकम कहेंगे। ये सारी इनकम को हम एक एक करके हेडवाइज डिस्कस भी करेंगे। अलाउंसेस में एचआरए दिया जाता है, आपने देखा हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस दिए जाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिए जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये जितने भी अलाउंसेस हैं ये इनकम की डेफिनेशन में आते हैं, इन्हें इनकम माना जाएगा, उस एम्प्लॉय की इनकम माना जाएगा, मतलब इन्हें इनकम टैक्स में कंसीडर किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ कंपनी either by the director or any other person who has the substantial interest in the company or by the relative of director or such person and any sum paid by such company in respect of any obligation which but for such payment would have been payable by the director or other। सिंपल वर्ड में समझो, किसी कंपनी को अगर उस कंपनी के डायरेक्टर को या ऐसे किसी पर्सन जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको या उनके रिलेटिव को अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है तो जो उन्हें पेमेंट मिल रहा है वो उनकी इनकम आना, इनकम की कैटेगरी में है। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट which is obtained by a representative assessee or by beneficiary of any amount paid by representative assessee for the benefit of the beneficiary। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप बेनिफिशियरी की तरह असेसी होते हो, रिप्रेजेंटेटिव होते हो, तो रिप्रेजेंटेटिव के केस में भी अगर आपको कोई इनकम हो रही है, कैश में हो नॉन कैश में हो, तो वो भी आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल अंडर सेक्शन 41 एंड सेक्शन 59 पीजीबीपी में और आईफॉस में पढ़ेंगे। ये पीजीबीपी में कुछ सेक्शन है कि इन्हें हम प्रॉफिट, इन्हें हम इनकम मानते हैं, ये डीम्ड किए जाएंगे, इनकम हम इन्हें मानेंगे। जैसे वहां पर एक है कि अगर कोई हमें लायबिलिटी पे करनी थी, बट हमने 41 में लिखा हुआ लायबिलिटी अगर पे करनी थी, बट लायबिलिटी वो वेव ऑफ हो जाती है, अब पे नहीं करनी है हमें,
ठीक है, तो अगर वो लायबिलिटी का वेव ऑफ होना, उसका हमें पेमेंट नहीं करना, तो वो हमारी इनकम मान ली जाएगी। देखिए, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है, ये मानते हुए उन्होंने क्या कह दिया कि उसे हम इनकम मान लेंगे। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन चार्जेबल अंडर सेक्शन 28। सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है और उसमें बताया गया है कि ये सारी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, तो उन्हें भी हम इनकम मानेंगे। कैपिटल गेन 45 चार्जिंग सेक्शन है, तो इन्हें भी हम इनकम मानेंगे। द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस कैरीड ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अगर कोई म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं तो उनका भी जो प्रॉफिट होगा वो इनकम माना जाएगा। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी कैरीड ऑन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है अगर वो बैंकिंग का काम कर रही है, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, तो उनकी इनकम को भी हम इनकम मानते हैं। ये विनिंग में बात करी गई है, लॉटरी को हम इनकम मानेंगे, कार्ड गेम से अगर कोई विनिंग होगी तो उसे हम इनकम मानेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं एनी सम रिसीव बाय असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, पीएफ का और ईएसआई का। ये सारी बातें वैसे तो एक एक करके हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेड में पढ़ेंगे। ये पीजीपीपी में एक बात कही गई है कि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उसके पीएफ का पैसा वो रख लेता है, ईएसआई का पैसा वो रख लेता है और बाद में वो गवर्नमेंट को जमा करता है, पीएफ अकाउंट में, ईएसआई अकाउंट में। तो जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से वो पैसा अपने पास रखा, तो जब वो रखता है तो उसकी इनकम मान ली जाती है और जब वो जमा कर देगा तब उसका खर्चा मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा इस वजह से किया, पता चले तो एम्प्लॉय का पैसा रख लो, खुद यूज करते रहो और जमा ना करो। तो अगर खुद यूज करते रहोगे तो उसे आपकी इनकम मान लेंगे, तो टैक्स देने के डर से आप क्या कर दोगे, उसे जल्दी से जमा कर दोगे। ठीक है, एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है बेटा, बिजनेस अपने यहाँ के कुछ खास पर्सनल होते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं, उनकी लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेती है, उसे कहते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कई बार अमाउंट सरेंडर कर दिया जाता है उस एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉय के नाम पे अगर है, डायरेक्टर के नाम पर अगर है, या बिजनेस के खुद के लिए बना रहता है। तो ये एम्प्लॉय, डायरेक्टर और बिजनेस की इनकम मानी जाती है। एम्प्लॉय के लिए ये सैलरी की इनकम मानी जाएगी, डायरेक्टर के लिए आईफॉस की इनकम मानी जाएगी और बिजनेस के लिए पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। ये यहाँ पर any sum referred in section 28 to thus any sum whether receivable in cash in kind in agreement not carrying out any activity in relation to business, कभी किसी एक्टिविटी को ना करने के लिए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, इनको ना शेयर करने के लिए, इस तरीके की किसी सिमिलर एक्टिविटीज के लिए अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो कंसिडरेशन आपकी इनकम मानी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनेंस एक्ट 2018 का है बेटा। एक इससे पहले एक पॉइंट होता था कि अगर किसी कैपिटल एसेट को अगर आप इन्वेंट्री में कन्वर्ट करते, तो आपके पास कोई कैपिटल एसेट था, उसको बाद में आप इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर देते, तो इसे हम ट्रांसफर मान लेते थे और उससे हम जो उससे जिस वैल्यू पे कन्वर्जन होता है, कैपिटल गेन, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे हम ट्रांसफर मान लेते थे। 2018 में फाइनेंस एक्ट 2018 में क्या आया कि अगर आपकी कोई इन्वेंट्री रखी हुई है और अगर उसे आप कैपिटल के एसेट में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन जो होगा उसे भी हम उस इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, वो वहां तक के कन्वर्जन डेट तक का जो वैल्यू जो बड़ी होगी उसे हम क्या मान लेंगे, प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे पीजीबीपी में। कह रहा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विच इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसे हम क्या, इनकम मान लेंगे। भाई आपने इन्वेंट्री खरीदी थी और आपने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट करने वाले दिन में जो उसकी एफएमवी होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो आपकी पीजीबीपी की इनकम और बाद में फिर वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। बाद में फिर उसे फर्दर कभी ट्रांसफर करेंगे तो क्या गेन होगा, वो डिस्कस करेंगे। एनी कंसिडरेशन रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। आईफॉस में हम पढ़ेंगे कि अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो और आप अगर शेयर इशू करते हो और आपके शेयर जो हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू प्रीमियम पे इशू करते हो और वो प्रीमियम फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो प्रीमियम जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी वो इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। एनी सम रिसीव्ड, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस। देखिए ये भी हम वहीं आईफॉस में पढ़ेंगे और कैपिटल में बात करेंगे। कई बार किसी प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बेचने के लिए एग्रीमेंट करते हो और कुछ एडवांस पैसा ले लेते हो। एडवांस लेने के बाद वो एग्रीमेंट मान लीजिए आपका कैंसिल हो जाता है,
तो जो एडवांस आपने लिया है वो एडवांस आप फॉरफीट करते हो। तो आपकी प्रॉपर्टी थी, आपको बेचना था, आपने एडवांस दिया, लेकिन बायर उसे नहीं खरीद पाता है तो आप उस एडवांस को फॉरफीट कर देते हो। तो वो जो एडवांस आपने फॉरफीट किया है वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। एनी सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ परमिटेड रिसीव विदाउट कंसिडरेशन फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, आईफॉस में हम इसकी बात करेंगे। गिफ्ट की बात अगर कर रहे हैं तो गिफ्ट अगर आपको कोई मिलती है तो वो भी इनकम मानी जाएगी आपकी। फिर कह रहे हैं एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट due to or received by any person in connection with the termination of his employment or the modification of the terms and condition thereto। तो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रहा है या टर्म एंड कंडीशन अगर मॉडिफाई हो जा रहा है, उसकी वजह से कोई कॉम्पनसेशन अगर आपको मिल जा रहा है तो वो कॉम्पनसेशन भी आपकी इनकम माना जाएगा। ये कोई कह रहा है असिस्टेंस फ्रॉम सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर, कंसेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट एजेंसी से अगर हमें कोई छूट या फायदा मिल जाती है तो वो हमारी क्या मानी जाएंगी? इनकम मानी जाएगी। बेटा मैंने ब्रीफ कर दिया, एक बार डिटेल में पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है, बाकी ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम हेड में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, चलिए क्या डिस्कस करना है हमें? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम का अलग अलग क्या मतलब होता है? कह रहे रेगुलर रिसिप्ट वर्सेस कैजुअल रिसिप्ट। कि इनकम का मतलब क्या, अगर हमें रेगुलर में इनकम आ रही होगी तभी हम उसे इनकम कहेंगे, या जब कभी भी आ जाए तभी भी हम उसे इनकम कहेंगे। तो कह रहे हैं कि इनकम इन जनरल पैरलांस मींस अ पीरियोडिक मॉनेटरी रिटर्न व्हिच accrues or is expected to accrue regularly from definite source। ये जनरल कॉमन हम समझते हैं। कह रहे हैं हाउएवर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 even certain casual receipts which do not arises regularly are treated as income for tax purpose, जैसे कि winning from lotteries and crossword puzzle। तो इनकम टैक्स पर्पस से रेगुलर रिसिप्ट हो या कैजुअल रिसिप्ट हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। करेक्ट, इनकम नॉर्मली रिफर्स टू द रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम को जनरली हम रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट को हम इनकम नहीं मानते। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट भी इनकम है और कैपिटल रिसिप्ट भी इनकम है। देखिए अगर आप जैसे कैपिटल रिसिप्ट आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ अर्निंग्स, हाउएवर इनकम टैक्स पर्पस इंक्लूडेड सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट। कुछ को हम इंक्लूड किया, जैसे कैपिटल गेन में जो भी हमने बात करी हुई है तो सारा कैपिटल रिसिप्ट की इनकम बात हो रही है। नेट रिसिप्ट और ग्रॉस रिसिप्ट। देखिए इनकम मींस नेट रिसिप्ट नॉट द ग्रॉस रिसिप्ट। नेट रिसिप्ट अराइव्ड एट after deducting the expenditure incurred in connection with earning such receipt, the expenditure which can be deducted while computing the income under each head is prescribed under income tax act 1961। income from certain eligible business or profession is also determined on presumptive basis। बेटा तो हम यहाँ नेट रिसिप्ट की बात करते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट मतलब लेंगे, ग्रॉस रिसिप्ट खर्चों को माइनस करने के बाद आएगा, जो नेट आएगा टैक्सेबल उसे करेंगे। ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। कुछ इनकम आपकी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होती है ज्यादातर, बट कुछ आपकी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है। इनकम टैक्सेबल ईदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पीजीबीपी और आईफॉस में क्या होता है कि अगर असेसी अपनी बुक्स को कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहा है तो हम कैश बेसिस पे टैक्सेशन करेंगे, और अगर मर्केंटाइल सिस्टम पे मेंटेन कर रहा है तो हम ड्यू बेसिस पे टैक्स करेंगे। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी शुड बी कंसीडर्ड while which can be either cash system or mercantile। some receipt are taxable only on receipt basis like income by way of interest। तो बेटा मिक्स चलता है। पीजीबीपी और आईफॉस की कहानी क्या होती है कि अगर बिजनेस में अकाउंटिंग जो हो रही है वो ड्यू बेसिस पे हो रही है तो ड्यू बेसिस पे, और अगर वो कैश मर्केंटाइल सिस्टम पे हो रही है तो ड्यू बेसिस पे, कैश बेसिस पे हो रही है तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते। सैलरी में जैसे चलता है ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। कुछ चीजें रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स होती है, किस बेसिस पे? कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हमें चेक करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट चेक करना है, तो कैसे करेंगे? कह रहा है ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो जो रिसिप्ट होगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस
which are entered into the course of business regularly carried on by SAC are incidental to or associated with the business of the SAC would be revenue receipt or revenue receipt only. Profit arising from sale of shares and securities, if shares were acquired एज एन इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर की तरह एक्वायर्ड किए होंगे तो कैपिटल रिसिप्ट होगी, और अगर स्टॉक की तरह एक्वायर्ड किए होंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। लेकिन FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के यहां पर अगर कोई भी शेयर हैं वो चाहे स्टॉक की तरह रखे हों या इन्वेस्टमेंट की तरह रखे हों, उन्हें हम कैपिटल नेचर का ही मानेंगे, वो कैपिटल एसेट ही माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन में पढ़ेंगे इस बात को। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस, केवल एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है तब भी उसे बिजनेस मानेंगे। लिक्विडेट डैमेजेस, रिसिप्ट फॉर लिक्विडेट डैमेजेस डायरेक्टली और intimately linked with the procurement of capital asset which lead to delay in coming into existence of the profit making apparatus is a capital receipt. The amount received by SAC towards compensation of sterilization of the profit earning source is not in ordinary course of business, hence it is a capital। तो कई बार क्या होता है बेटा, कोई आपने कैपिटल एसेट के लिए एग्रीमेंट किया था, वो डिले हो जाता है और उस डिले की वजह से जो आपका लॉस होता है, और उस लॉस को आपका एग्रीमेंट था कि अगर मेरा डिले होने पे कोई लॉस होगा तो कॉम्पनसेट करोगे, तो सामने वाली पार्टी उसे कॉम्पनसेट करती है, तो रिसिप्ट आपकी कैपिटल नेचर की मानी जाएगी, रेवेन्यू नेचर की नहीं मानी जाएगी। There are certain cases where income of the previous year will be assessed in the previous year itself। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बनाया कि आप पूरे साल में इनकम अर्न करिए और उसके अगले साल में, जैसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, उसमें टैक्स दीजिएगा, ऐसा सिस्टम बनाया। लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हमारा ये सिस्टम हम ऐसा कर देंगे तो हमें टैक्स नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इन फॉलोइंग केसेस में ये कहा कि आपको टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में देना चाहिए जिस ईयर में इनकम आपकी अर्न हो रही है। कह रहे हैं नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, अगर एक शिपिंग बिजनेस है आपका नॉन रेसिडेंट का, तो कहते हैं आपने यहाँ कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आया शिप लेके और यहाँ से वो लोडिंग कर रहा है शिप की, जिससे वो चार्जेस ले रहा है, किराया ले रहा है, तो जो उसने किराया, वो इनकम तो इंडिया में हो रही है ना, इंडिया में उसे टैक्स देना, भले ही वो नॉन रेसिडेंट है। अभी हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इनकम की बात, वहां पर ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो इंडिया में इनकम अर्न हो रही है तो इंडिया में टैक्स देना है उसको। तो अब अगर उसे हम मौका दे दे कि भाई तू आज जा और अगली साल टैक्स दे देना, तो बेटा हो सकता है वो अगली साल आई नहीं, उससे हम टैक्स रिकवर कर पाएंगे और नॉन रेसिडेंट है। बेटा जब हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग, माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, वो भाग के चले जाते हैं तो दोबारा उनको गवर्नमेंट तो लेके आ नहीं पाती उनसे टैक्स लेने के लिए, और ये तो ठहरा नॉन रेसिडेंट, तो इससे हम कैसे ले पाएंगे? तो गवर्नमेंट कहती नहीं भाई, तेरे लिए हम असेसमेंट ईयर का मौका नहीं दे रहे हैं, तुम्हें टैक्स इसी प्रीवियस ईयर में देके जाना होगा। असेसी लिविंग इन इंडिया सेम सिचुएशन, आप असेसी हो जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया को छोड़ रहे हो, तो वहां तक की जो आपकी इनकम हो गई है उनका टैक्स आप यहाँ पहले दे जाओ, तब भारत छोड़ो। क्यों? आप कहां ढूंढेंगे सर? फिर ये कैसे छोड़ देते बेटा? धोखे से छोड़ के चले जाते हैं। अब बाकी क्या कहानी रहती है भाई, मैं भी नहीं जानता हूं, क्या जुगाड़, क्या सेटिंग, वो सब चलता रहता है। कह रहा है सपोज मिस्टर एक्स इज लीविंग इंडिया फॉर यूएसए 10/6/2019 and it appears to the assessing officer that he has no intention to return before leaving India. Mr. X will be required to pay income tax on income earned during the previous year 18-19 as well as the total income, जो कि पिछले साल की तो पे ही करनी पड़ेगी, और आपको 10/6 तक की, अगर आपकी कोई 10/6/2020 तक की अगर आपकी कोई इनकम हुई है तो वो इनकम भी आपको पे करनी पड़ेगी। इनकम फॉर बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर कोई आपकी कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी बनी है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी है, पूरा साल उसने काम ही नहीं किया, 6 महीने काम किया, तो 6 महीने जैसे ओवर हो जाते हैं आपसे टैक्स 6 महीने पे ही ले लिया जाएगा, हम 1 साल तक का वेट नहीं करेंगे। असेसमेंट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट विद द व्यू ऑफ अवॉइड द टैक्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपने एसेट्स को इस तरीके से ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे कि जिससे अब एसेट ही नहीं रह जाएंगे, तो बाद में आप टैक्स क्या दोगे? तो अगर ऐसा असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो वो उसी दौरान, उसी प्रीवियस ईयर में आपसे टैक्स ले लेंगे। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूड हो जाता है, तो फिर हम उससे टैक्स उसी प्रीवियस ईयर, ठीक है, हम वेट नहीं करेंगे अगली साल का। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं और ये आज मेरी ये बेसिक की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।